गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टाइम जो है हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टडी की थी। उसमें जो है बेसिकली हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, उसमें जो है हमने दो कंसेप्ट पढ़े थे बेसिकली। फर्स्ट वन जो था पोलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड सेकंड इज मलिकन स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, अब उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए थर्ड जो स्केल है वो स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट करने के लिए। थर्ड जो स्केल है वो जिस साइंटिस्ट ने दिया था उनका नेम है ओलरेड एंड राउचो स्केल। ओके, अब देखो इसमें जो बेसिकली कंसेप्ट है, जैसे हमने फर्स्ट वाला स्केल पढ़ा था पोलिंग स्केल, उसमें हम जो कंसेप्ट लेके चल रहे थे मेन कंसेप्ट बॉन्ड एनर्जी का था। सिमिलर वे में जो मलिकन कंसेप्ट था वहाँ पे हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट किसकी हेल्प से कर रहे थे, आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेफिनिटी। तो यहाँ पे जो ये जो स्केल है ये बेसिकली बेस है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन और साथ में उसकी क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस। कि उन दोनों के बीच में जो अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगे उसके ऊपर ये जो बेस है कि मीन्स जितनी हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच में वो किस चीज़ को मेजर करेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को। ओके, और हमारे पास फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करने का, F इज इक्वल टू जेड स्टार ई डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर। ई हो गया यहाँ पे चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, जेड स्टार है उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जैसे हम निकालते हैं ना नॉर्मल जो न्यूक्लियर चार्ज है उसमें जो स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट को माइनस कर देते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आ जाता है। तो ये जेड स्टार जो है ये होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और आर ये है, ये क्या है, डिस्टेंस, मतलब कि इलेक्ट्रॉन कौन सी शेल में प्रेजेंट है न्यूक्लियस से लेके उसका डिस्टेंस, मेन डिस्टेंस जो है उसको हम यहाँ पे जो है आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कि जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस के बीच में वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, उसे जो हम कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करेंगे। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, F इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर ना। सेम यहाँ पे कि चार्ज उसका जेड स्टार ई, ऐसे इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया ई, और डिवाइडेड बाई डिस्टेंस, कितना उन दोनों के बीच में मेन डिस्टेंस है उसका जो है स्क्वायर ले लेंगे। ओके, अब देखो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है जेड स्टार, इसको तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं स्क्रीनिंग स्लेटर रूल की हेल्प से। स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उसको जो है इसमें से माइनस कर देंगे। ओके, और यहाँ से जो फिर हमारे पास फोर्स कैलकुलेट होगा, कितना फोर्स है, उसे जो है पोलिंग स्केल जो हमने सबसे फर्स्ट स्केल किया था पोलिंग स्केल, उसके अगेंस्ट जो है कैलकुलेट करते हैं। तो आपके पास जो रिलेशन है वो रिलेशन इसमें क्या होगा, X इज इक्वल टू 0.359 जेड स्टार डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर प्लस 0.744। जेड स्टार यहाँ पे फिर से वही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आर उसका डिस्टेंस। तो बस हमें जो है इन दो की वैल्यू पता होनी चाहिए, जेड स्टार की और आर की, तो इससे जो है हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ये हमारे पास किसके ऊपर बेस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। और जो हम फोर्स वहाँ से कैलकुलेट करते हैं, अगर हम उसे पोलिंग स्केल जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उसके अगेंस्ट प्लॉट करते हैं, तो उन दो प्लॉट से जो हमारे पास रिलेशन आता है वो रिलेशन है ये वाला, कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी इट इज़ इक्वल टू 0.359 जेड स्टार डिवाइडेड बाई आर स्क्वेयर प्लस 0.744। इन दोनों की वैल्यू पता होगी तो हम यहाँ से जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, ये था स्केल के बारे में। इसकी भी एक दो डिसएडवांटेज है। अब इसके डिसएडवांटेज देखते हैं क्या है स्केल के डिसएडवांटेज। अब देखो मेन जो इसकी डिसएडवांटेज है वो यही, हमें जो है यहाँ पे क्या चाहिए, आर चाहिए। आर क्या है, मेन डिस्टेंस, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। तो ये जो कोवलेंट रेडियाई होगी, रेडियाई हम इसको तो बोलते हैं मेन डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियाई, कि रेडियाई जो है हमें हर एक एलिमेंट की जो है नॉन नहीं है। फर्स्ट जो मेन इसकी लिमिटेशन है, covalent radii of many elements are not available। काफ़ी सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनकी कोवलेंट रेडियाई जो है हमें अवेलेबल नहीं है, और यहाँ पे हमें उसकी रिक्वायरमेंट है। और जो फिर एक सेकंड बात करूँ, स्लेटर रूल जो हम यूज़ करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को कैलकुलेट करने के लिए, वो एम्पिरिकल है। ओके,
बस इसकी यही दो जो है लिमिटेशन थी। वैसे स्केल की जो है हम बात करें इम्पोर्टेंट, बाकी जो दोनों हैं उन दोनों में कंपेयर करें तो उससे ये बेस्ट स्केल है। क्यों? जस्ट बिकॉज यहाँ उसमें हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, उनकी वैल्यू हमें ज़्यादातर एलिमेंट्स के लिए नहीं पता, उसकी ज़रूरत थी। यहाँ पे हमें उन दोनों वैल्यूज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मेन जो इसकी लिमिटेशन है वो यही कि जो कोवलेंट रेडियाई है वो हर एक एलिमेंट के हमें जो है नोन नहीं है। ओके, तो हर एक स्केल के कुछ ना कुछ प्लस पॉइंट है और कुछ ही इस तरीके से माइनस पॉइंट है। अब जो नेक्स्ट स्केल आता है, फोर्थ वन, सैंडरसन स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जो ये सैंडरसन है, ये साइंटिस्ट का नेम है, इन्होंने ये स्केल प्रपोज किया था तो इसको हम बोलते हैं सैंडरसन स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये जो कंसेप्ट है इसमें क्या कंसेप्ट बेस है, बेसिकली देखा जाए कि जे स्केल जो है इट इज़ बेस्ड ऑन द कॉम्पैक्टनेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, कि जो न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट है वो किस वे में प्रेजेंट है, या फिर मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करें, एवरेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, न्यूक्लियस के सराउंडिंग में कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है। और जो एवरेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसको हम कैलकुलेट करते हैं, D इज इक्वल टू 3Z डिवाइडेड बाय 4πr²। D होगी यहाँ पे इसकी डेंसिटी, R है कोवलेंट रेडियाई और जो Z है वो है न्यूक्लियर चार्ज। ओके, तो ये जो कंसेप्ट है सैंडरसन स्केल, इसमें बेसिकली किसके ऊपर बेस है, एवरेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एवरेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एन एटम, इसके ऊपर ये बेस्ड है। ठीक है, अब इसकी बात करें, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, स्टेबिलिटी रेशियो की फॉर्म में। सैंडरसन ने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसको हम जो है स्टेबिलिटी रेशियो की फॉर्म में जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं। और जो स्टेबिलिटी रेशियो है उसको डिफाइन कैसे करेंगे, उसमें हम रेशियो ले रहे हैं, एक तो एवरेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और साथ में लेंगे आइडियल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। मीन्स जो स्टेबिलिटी रेशियो है SR रिप्रेजेंट स्टेबिलिटी रेशियो, इट इज़ इक्वल टू रेशियो ऑफ D डिवाइडेड बाय DI। D है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो हम ऊपर वाले फॉर्मूले में कैलकुलेट कर रहे हैं, और ये जो DI हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं इट रिप्रेजेंट्स आइडियल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हाइपोथेटिकल कोई भी नोबल गैस लेके चलेंगे जिसके पास सेम इलेक्ट्रॉन हो जितने हमारे वाले एटम में जिसकी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें हो, तो उस डेंसिटी को हम बोल देंगे आइडियल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है इस स्केल में किस बेसिस पे एक्सप्रेस की गई, स्टेबिलिटी रेशियो की फॉर्म में। और जो स्टेबिलिटी रेशियो है वो किसकी इक्वल है, रेशियो ऑफ एवरेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द आइडियल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और जो आइडियल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके चल रहे हैं हम वही कोई भी हाइपोथेटिकल नोबल गैस जिसमें क्या हो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो जितने हमारे पास जो एटम है जिसकी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें एटम्स इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ओके, अब जो हमारे पास ये SR वैल्यूज मिलती है ये ऑलमोस्ट सिमिलर है जो हम पोलिंग स्केल में कैलकुलेट करते हैं, तो इसको भी जो है फिर पोलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल के साथ कंपेयर करेंगे। और अगर हम कंपेयर करें दोनों को तो इससे क्या रिलेशन आता है, x⁻⁴ इट इज़ इक्वल टू 0.21 SR रिप्रेजेंट स्टेबिलिटी रेशियो प्लस 0.77। दोनों ही वैल्यूज़ को कि जो पोलिंग स्केल से आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू मिल रही है और जो यहाँ से वैल्यू मिल रही है उन दोनों को जब हम आपस में कंबाइन करेंगे तो जो रिलेशन आता है वो ये रिलेशन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी (1/2) इट इज़ इक्वल टू 0.21 SR प्लस 0.77। ओके, अब अगर यहाँ पे बात करें जितनी भी हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल डिस्कस करे, ऐसे नहीं हम कह सकते कि एक की बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज है दूसरे के, उसमें हमें कंपैरिजन करके जो है अलग अलग मेथड से जो है हम अलग अलग केसेस में कि जिस एलिमेंट की हमें सपोज करो आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू नॉन है अच्छे से, तो उसमें हम मलिकन स्केल यूज़ कर सकते हैं। कोई एलिमेंट ऐसा है जिसकी हमें कोवलेंट रेडियाई पता है अच्छे से, तो हम उसमें ऑलराइट स्केल यूज़ कर सकते हैं। तो मीन्स कि दोनों चारों ही स्केल जितने भी हमने डिस्कस करे ऐसे कोई डिस्टिंक्ट एडवांटेज किसी पर्टिकुलर की नहीं है, या फिर कहूँ कि किसी की पर्टिकुलरली डिसएडवांटेज है। हाँ ये है कि हम इसमें जो है अलग अलग मेथड से जो है कंपेयर करके कि कौन सा मेथड जो है वो बेस्ट सूट कर रहा है उसके अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं।
ओके। एक और इसके बाद स्केल आता है मलिकर एंड जेफे स्केल, बट वो जो है वो भी आपके सिलेबस में नहीं है। उसमें भी जो है हम ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं वो इसी बेसिस पे करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बेसिस पे। तो आपको जो है ये 4 स्केल डिस्कस करें, जो यहाँ पे मैंने यही करनी है। आपको चारों स्केल्स के बारे में पता होना चाहिए कि किस किस के ऊपर वो बेस है और उनकी जो मैथमेटिकल रिलेशन हम जो ड्राइव कर रहे हैं। एग्जाम में इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है 2 मार्क्स में इसी तरीके से कि डिस्कस मलिकन स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर डिस्कस पोलिंग स्केल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो नेम के अकॉर्डिंग आपको स्केल गिवन आएगा, आपको बस जो है उसी स्केल को फिर एक्सप्लेन करना है। ओके, पर्टिकुलरली ऐसा कुछ भी नहीं है कि चारों में से हम एक को ही यूज़ करेंगे बाकी 3 को यूज़ नहीं करेंगे। डिपेंड करता है कि हमारे पास जो गिवन है जिसकी हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसमें हमें क्या क्या अच्छे से नोन है, तो उस बेसिस पे जो है हम आपस में रिलेशन ड्राइव करके जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब आगे, अभी तो हमने पढ़ी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है। अब आगे आते हैं इसके फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू। फैक्टर्स अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को इफेक्ट करते हैं। ओके, अब देखो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किसी भी एटम के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है कि इसकी वैल्यू इतनी ही फिक्स होगी, बट ये जो है अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर जो है डिपेंड करती है कि किसी फैक्टर की वजह से वैल्यू डिक्रीज भी हो जाती है और किसी फैक्टर की वजह से वैल्यू इंक्रीज भी हो जाती है। तो जो मेनली इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, मतलब कि बॉन्डिंग स्टेट की मेटल ने जो है कितने पॉजिटिव उसके ऊपर चार्ज है वो जनरली उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है किसी भी एटम की दैट वेरी ऑन चेंजिंग द इलेक्ट्रो ऑक्सीडेशन स्टेट। मीन्स कि जो जनरली अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो इंक्रीज होती है अगर आपके पास पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इंक्रीज होगी। सपोज मैं कह रही हूँ मेरे पास एलिमेंट है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +2 में है, तो +2 में ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है ना, तो उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और ये तो देखो ऑब्वियस ही है कि जितना ज़्यादा उसके किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा दैट मीन्स उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन्स, कि जितना उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ही उसकी ज़्यादा टेंडेंसी होगी ना इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट करने की। तो इसमें हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज होती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी increases as positive oxidation state of atom increases। जैसे जैसे पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज होगी उसके साथ ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है वो भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। और उसका रीज़न पता लगा कि जितना ज़्यादा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उतनी ही उसकी टेंडेंसी जो है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की अपनी साइड वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन अगर मैं नेगेटिवली चार्ज की बात करूँ, एनायंस की बात करूँ, एनायंस के केस में इसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज एज नेगेटिव चार्ज ऑफ एटम इंक्रीजेस। अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। और उसका भी रीज़न कि अगर पहले ही एटम के ऊपर नेगेटिवली चार्ज है तो उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की वो टेंडेंसी क्या होगी, कम होगी एज कम्पेयर टू पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो अगर आपके पास पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर। सेकेंड जो फैक्टर है दैट इज टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन लाइक sp हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 है या फिर sp3 है। अब देखो जो हाइब्रिडाइजेशन है इट ऑल्सो अफेक्ट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
अब जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर जब डिस्कस किया था, उसमें हम क्या पढ़ते हैं, पेनिट्रेशन पावर पढ़ते हैं कि जो एस ऑर्बिटल होते हैं उनकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है, वो न्यूक्लियस के क्लोज होते हैं। तो जितना ज़्यादा कोई ऑर्बिटल न्यूक्लियस के जितना ज़्यादा क्लोज होगा, दैट मीन्स उसकी जो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगी ना वहाँ पे। तो जो एस ऑर्बिटल्स हैं वो पी डी एफ तीनों के साथ अगर हम कंपेयर करें, सबसे न्यूक्लियस के जो है सबसे क्लोज प्रेजेंट होते हैं। क्लोज होने की वजह से उनकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। और हम क्या कह सकते हैं कि एस ऑर्बिटल जो है उनकी जो है ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी जो है वो ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है, दैट मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। और इसको मैं सिंपली बात करूँ कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग S character of hybrid orbitals। क्लियर हुआ ये हाइब्रिडाइजेशन वाला पॉइंट कि आपके पास क्या है, देखो जो हमारे पास पहले हम पेनिट्रेशन पावर की यहाँ पे बात कर रहे हैं। पेनिट्रेशन पावर हमने जब फर्स्ट चैप्टर में स्टडी की थी, एस पी डी एंड एफ में सबसे ज़्यादा जो पेनिट्रेशन पावर है वो एस ऑर्बिटल की है, बिकॉज वो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज प्रेजेंट है। और इस वजह से क्या होगा, उसकी जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, क्योंकि वो न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज प्रेजेंट है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है क्या, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी तो है, तो एस ऑर्बिटल्स की जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है वो ज़्यादा है। वही मैंने यहाँ पे लिखा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एस करेक्टर, कि अगर आपके पास एस करेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो उसके इंक्रीज होने से क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल अब देखो, जैसे मेरे पास ये है, एक तो है मीथेन मॉलिक्यूल, ऐसे ही एक है इथीन और एक है इथाइन। इन तीनों में बात करूँ हाइब्रिडाइजेशन की, पहले वाले में तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इथाइलिन sp2 एंड एसिटाइलिन, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। अब मैं s करेक्टर कैलकुलेट करती हूँ। यहाँ पे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक s है और 3 p है, तो टोटल s करेक्टर कितना हुआ, 25%। ये s करेक्टर है इसका। यहाँ पे 33% और यहाँ पे 2 ही है, 50% तो आपके पास इस तरीके से जब हम डाउन आ रहे हैं तो एस करेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और इसकी होती है वैल्यू नियर अबाउंड 2.48, 2.75 एंड 3.29, मीन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग एस करेक्टर। अगर आपके पास एस करेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। एस करेक्टर इंक्रीज हो रहा है ना 25%, 33% एंड 50%, और इसी तरीके से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्लियर। अब जो नेक्स्ट फैक्टर है, नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। अब इसमें देखो कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो वेरी करेगी नेचर के साथ, सब्स्टिट्यूएंट के नेचर के साथ, कि जैसा सब्स्टिट्यूएंट का नेचर होगा, बिकॉज इंडक्टिव इफेक्ट। सब्स्टिट्यूएंट क्या होते हैं कि जो ग्रुप्स अटैच होते हैं मेन सेंटर एटम के साथ, उनको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट, कि उनके जो अटैचिंग ग्रुप है उनकी जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिफरेंट होगा, और उसी बेसिस पे क्या है, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होगी। ठीक है। और मैं कहूँ कि ग्रुप्स की बात करूँ, लाइक फॉर एग्जांपल CH3 है, इसमें 3 हाइड्रोजन लगे हुए कार्बन के साथ, यहाँ पे 3 क्लोरीन और यहाँ पे 3 फ्लोरीन। इसकी जो वैल्यू है वो है 2.30, 3.30 एंड 3.35, ये वैल्यूज़ है। इन केसेस में क्या है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ग्रुप की, जो इनके साथ ये ग्रुप अटैच है, वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होगी कार्बन की। अब देखो हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन में कंपेयर करें, सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इनमें वो है फ्लोरीन, तो मतलब कि CF3 की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो क्या होगी, सबसे ज़्यादा हाई होगी। ओके, इस केसेस में क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो ग्रुप्स की है वही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी कार्बन एटम की, जो उसके पास सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है। ओके, तो ये बेसिकली 3 फैक्टर्स है जिनके ऊपर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है डिपेंड करती है। ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी इंक्रीज होगी, अगर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है तो वैल्यू डिक्रीज करेगी। सेकंड वन इज हाइब्रिडाइजेशन,
एस करेक्टर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी इंक्रीज होगी। एंड थर्ड वन इज सब्सिट्यूएंट्स का नेचर। सब्सिट्यूएंट अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है तो उस ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है वो ऑब्वियसली इंक्रीज हो जाएगी। ओके, अब आगे इसमें लास्ट है पीरियोडिक वेरिएशन। पीरियोडिक वेरिएशन अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप, कि अलोंग द पीरियड या फिर डाउन द ग्रुप अगर हम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर जो है वो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ओके, अब अगर मैं इसमें बात करूँ सबसे पहले अलोंग द पीरियड, मीन्स अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है ऑन मूविंग लेफ़्ट टू राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। और इसका भी रीज़न है, देखो जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं आपके पास जो एटॉमिक साइज़ होता है, एटॉमिक साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो चार्ज क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। जितना ज़्यादा चार्ज ज़्यादा होगा उतनी ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ओके, सिमिलर वे में बात करें डाउन द ग्रुप। अब डाउन द ग्रुप अगर हम बात करें, एटॉमिक साइज़ क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज़ हो रहा है, बट इसका इंक्रीज़ होना जो है वो ज़्यादा होता है एटॉमिक साइज़ में इंक्रीज एज़ कम्पेयर टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसलिए क्या है, एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ होने से हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होंगे, न्यूक्लियस से दूर दूर जाते रहेंगे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या है वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। देखो जैसे अगर मैं फर्स्ट ग्रुप में बात करती हूँ हाइड्रोजन लिथियम, हाइड्रोजन के केस में एक इलेक्ट्रॉन ऐसे है, लिथियम के केस में 2 and 1, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसमें इतने डिस्टेंस पे है, इसमें इतने डिस्टेंस पे है। अगला बात करें सोडियम की, ये बॉन्डिंग इसमें 2 इसमें 8, ये वो बॉन्डिंग डिस्टेंस और इंक्रीज हो गया ना, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या है, बॉन्डिंग डिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर हम ऐसे बात करें तो हाइड्रोजन लिथियम इनकी बात कर रही, ऐसे ग्रुप में मूव करें तो ये जो मेटल्स प्रेजेंट है ये लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की होंगी, और इधर जो नॉन मेटल्स प्रेजेंट है इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू है वो क्या होगी, हाई होगी। ओके, बिकॉज अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो इधर साइड में जो पी ब्लॉक में एलिमेंट्स प्रेजेंट है दैट इज नॉन मेटल्स, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जो मेटल्स प्रेजेंट है दे आर वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, इट इज़ ऑल अबाउट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे जो है आपका चैप्टर कंप्लीट हो रहा है ये, इसमें जो है हमने बेसिकली पढ़ा क्या पीरियोडिक वेरिएशन क्या होती है और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जो पीरियोडिक वेरिएशन शो करती है। जैसे हमने यहाँ पे आयनिक या एटॉमिक कह दूँ जनरली एटॉमिक रेडियाई पढ़ी, उसमें भी अंदर अलग अलग पार्ट्स पढ़े। फिर सेकेंड प्रॉपर्टी जो थी वो थी आयनाइजेशन एनर्जी, देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और लास्ट वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करेगी, एंड पीरियोडिक वेरिएशन की अलोंग द पीरियड और डाउन द ग्रुप जो है किस तरीके से बिहेवियर चेंज जो है शो करेगी। ओके, तो ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब आगे जो है हम नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।